स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपका नंबर गलती से शो हो गया था, कोई मतलब नहीं है यूट्यूब पे कोई नंबर देख ले तो, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, हाँ क्या बता रहा था, हाँ तो राजल कभी ये सुना है, ये देखा है ये केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर था 11th में, ठीक है। केपीकेसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे इन्हें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब सीन क्या है कि जब आप सपोज अपन जानते हैं कि एम क्या होता है, एम जो है वो एल से कंबाइन करके, एन एल से कंबाइन करके एम एल एन टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है, सही बात, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझिए, अगर एम 4L से कंबाइन करेगा तो वो ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि नहीं, ठीक है। अब अगर मैं इसका स्टेप वाइज कन्वर्जन लिखूं, यानी कि ML के साथ क्या करा, ML बनाया, फिर ML के साथ क्या करा, ML2 बनाया, फिर ML2L के साथ क्या करा, ML3 बनाया, और ML3L के साथ क्या किया। तो ये इसका स्टेप वाइज है, किसका, ML4 का स्टेप वाइज कन्वर्जन, ठीक। तो स्टेप वाइज कन्वर्जन में आप जो कांस्टेंट डिफाइन करते हो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि के होता है। ये जो मैं यहाँ पे के लिख रहा हूँ, ये के जो कांस्टेंट है, ये कौन सा कांस्टेंट है, ये स्टेप वाइज कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आई। तो K1 K2 K3 K4, ये जो K1 K2 K3 K4 है, ये स्टेप वाइज कांस्टेंट होते हैं। और अगर मैं पूरी रिएक्शन का कांस्टेंट लिखूं तो वो होता है बीटा के बराबर। ये क्लियर, यानी कि आप डायरेक्ट इसका अगर कांस्टेंट लिखोगे तो वो बीटा के बराबर होगा। बीटा किसके बराबर होगा, ML4 अपॉन M इंटू L4। बात क्लियर। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 है। अगर आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करना है तो किसी का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो चढ़ता है पावर में। तो इसको आप कैसे लिखोगे, NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 की पावर 1 H2 का थ्राइस। ऐसे ही मैं वो एमएलएंट का एक्सप्रेशन लिखूंगा जो भी मैंने आपको पहले बताया, M प्लस L गिव ML। इसके लिए आपने K1 डिफाइन करा था, तो K1 कैसे लिखोगे, ML अपॉन M इंटू L। फिर ML को L से रिएक्ट करवा के आपने ML2 बनाया था। K2 कैसे लिखोगे, ML2 अपॉन ML इंटू L। ML2 प्लस L गिव्स ML3। K3 कैसे लिखोगे, ML3 अपॉन ML2 इंटू L, ठीक है। सेम गोज विद ML3 प्लस L गिव्स ML4। K4 कैसे लिखोगे, ML4 अपॉन ML3L। तो ये जो कांस्टेंट है आपके, ये कांस्टेंट है स्टेप वाइज कांस्टेंट। अब बात सुनना, डिसोसिएशन और एसोसिएशन का मतलब समझते हो। डिसोसिएशन मतलब होता है टूटना, एसोसिएशन मतलब होता है जुड़ना। ये क्या हो रहा है, एसोसिएट के डिसोसिएट, एसोसिएशन है। राजल ये जो कांस्टेंट होते हैं ये स्टेप वाइज कांस्टेंट होते हैं, या फिर इन्हें आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हो, ठीक है।
स्टेप वाइज कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट। नाम से पता चल रहा है स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट कब ज्यादा होगा? जब K1 ज्यादा होगा। अगर स्टेप वाइज कांस्टेंट के स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करूं तो K1 कब ज्यादा होगा? जब ml ज्यादा होगा, ठीक है। और ml कब ज्यादा होगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड? ये बात बिल्कुल सही समझ में आती है ना कि ml कब ज्यादा होगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, यानी कि ml जितना ज्यादा बनेगा K उतना ज्यादा होगा, K जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अब अगर इन चारों को अगर आप कंबाइन कर देते हो तो इन चारों को कंबाइन करने से जो कांस्टेंट जनरेट होता है वो होता है बीटा। बीटा ओवरऑल रिएक्शन का स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि इन चारों का प्रोडक्ट K1 K2 K3 K4, क्लियर। बीटा जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये अपन कब डिफाइन कर रहे हैं? इन केस ऑफ एसोसिएशन, यानी कि एसोसिएशन के केस में स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। डिसोसिएशन के केस में डिसोसिएशन का कांस्टेंट जो होगा वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डिसोसिएशन में आप कहाँ जाओगे? डिसोसिएशन में आप जाओगे उल्टा, और जब अपन उल्टा जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी, ठीक है ना। वैसे भी अपन कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या बोलते हैं राजल, कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है? डिसोसिएट नहीं होता। अरे डिसोसिएट कम नहीं होता या मुश्किल से होता है, इसका मतलब क्या है? कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। सही बात। तो कोई डाउट? तो कुल मिला के अपन बोलेंगे क्या कि जो आपकी स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एसोसिएशन कांस्टेंट के, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। नीचे एक इंटेक्स्ट का एग्जांपल दे रखा होगा आपको, देखो एक बार। स्टेबिलिटी निकालना है, मतलब एसोसिएशन है डिसोसिएशन है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो जो भी वैल्यू है उसका 1 बाय कर देना, ठीक है। सही बात है। तो बीटा 4 किसके लिए डिफाइन होता है? वो तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ना, है ना। लेकिन उसने वो स्टेबिलिटी और एसोसिएशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बट डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसलिए। समझे क्या? बिल्कुल। अगर वो एसोसिएशन बोलता तो वही आंसर हो जाता। डिसोसिएशन तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना बीटा के, ठीक है। कोई रोल नहीं है उसका, स्टेप वाइज जरूर आपको वो दे सकता है भाई। हो सकता है वो बीटा की वैल्यू पूछ लेता, ठीक है। तो बीटा आप कैसे डिफाइन करते? क्या दे रखा है? CuNH3 का होल ट्वाइस सपोज ले लेते हैं, आपको जो भी दे रखा हो, यही दे रखा है क्या? ठीक है। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे अपन? कि कॉपर पहले एक NH3 से रिएक्ट किया होगा और CuNH3 बनाया होगा, ठीक है। अब इनकी कुछ वैल्यूज देता वो, और K1 अपन निकाल लेते, सही कि नहीं। फिर CuNH3 एक और NH3 से रिएक्ट किया होगा और K2 देता, इन दोनों की वैल्यू आ जाती, इन दोनों की वैल्यू आ जाती, तो बीटा भी आ जाता आपका। सही है कि नहीं?
बस तो ये ऐसे करके आप बीटा भी आराम से निकाल सकते हैं। वो देखे थे मेन सवाल 19 और 20 के। ठीक। हाँ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वो होता है राजल, एक्चुअल में ये लो स्पिन और हाई स्पिन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। हाई स्पिन और लो स्पिन मैं देख के यूं नहीं बोल सकता कि सामने वाला हाई है कि लो है। लो पे आप कमेंट कर सकते हो कब, जब कुछ भी ना हो। एक्चुअल में मोर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिएगा ये भी। मोर विल बी द स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आपका कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, जितने कम होंगे उतना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो अगर कोई डायमैग्नेटिक है, मतलब जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस सी बात है इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मैं कभी नहीं बता सकता, मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा उसके लिए। भाई जैसे मैं बोल दूं मैं स्टेबल हूं आप अनस्टेबल हो, तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते। या आप स्टेबल हो मैं अनस्टेबल हूं, नहीं बोल सकते। कैसे बोल देंगे? कंपेयर किससे कर रहे हो वो बात है। मैं आपको डायरेक्ट थोड़ी ना स्टेबल या अनस्टेबल बोल दूंगा, अनलेस अदरवाइज मुझे ये नहीं पता कि मैं आपको कंपेयर किससे करूं। ठीक है कि नहीं? वही हाई स्पिन और लो स्पिन की बात होती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। डन। वो फिर अगर वो मैंने बताया था ना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट माने ये है वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना बताया था ना अपन ने शुरू शुरू के लेक्चर में ही, वही है। आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करिए, देखिए स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, याद है कि बताऊं करके। बस तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, पुट करिए, आंसर है। हाँ वो यही है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, बोहर मैग्नेट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट सब यही होता है। हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का कोई लिंक नहीं है इससे। राजल यहाँ खत्म होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं आपको डी ब्लॉक बताऊंगा, है ना। अब मुझे बता दो पहले क्या करना चाहोगे। वैसे कायदे से जो है वो मैं आपको पहले रीजनिंग पार्ट बताता। रीजनिंग पार्ट अपन कैसे सॉल्व करते, पहले अपन पढ़ते और उसके बेस पर मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन देता जाता। दूसरा, मैं आज आपको रिएक्शन पार्ट बता सकता हूँ, उनमें से कोई ना कोई रिएक्शन कंफर्म आनी है। डी ब्लॉक का क्वेश्चन भी और में आता है, ध्यान रखिए। दोनों में से कौन सा पार्ट करना चाहोगे वो बता। मतलब रीजनिंग। मैंने आपको डी ब्लॉक के क्वेश्चन नहीं भेजे क्या? आज आज भेजता हूँ। देखो राजू, रिएक्शन में अभी बता देता हूँ किसकी आती है और कंफर्म आएगी। या तो K2Cr2O7 की कोई ना कोई रिएक्शन आएगी, या के है जी, सिलेबस में से काट दिया। अच्छा, सीबीएसई ने। ओहो, ये नहीं पता था। तो ये इनमें से रिएक्शंस आती, इसी में से बैलेंस होती है, काट दिया तो बढ़िया बात है। इसका मतलब नहीं आएगी तो अपन छोड़ देते हैं। मेरे को वो सिलेबस भेजना है यार एक बार, है ना। आज भेज दीजिएगा, मैं रीजनिंग पे ही आ जाता हूँ फिर। उसके बाद देखता हूँ कि डी ब्लॉक में कुछ रिएक्शन बचती है क्या बताने जैसी। चलिए।
तो राजल आपको सवाल सीधे सीधे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, उन सवाल को चाहे रट लो चाहे मर्जी पड़े जो पढ़ लो, क्वेश्चन आपका उन्हीं में से आएगा। जो भी 3, 4 या 5 पार्ट आएंगे उसमें से आपको कम से कम 3 या 4 तो उसमें से ही मिल जाएंगे, एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, कुल मिला के होंगे 10-12 क्वेश्चन होंगे, 10-12 तो नहीं मतलब 15 के करीबन होंगे, वो आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए रीजनिंग। हाँ जी, ऑर्गेनिक का इतना मतलब आपके 3 चैप्टर तो एलिमिनेट कर दिए, 4 चैप्टर्स बचे हैं। वेटेज इंडिविजुअल चैप्टर्स का दे दिया क्या उन्होंने? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब आप एमसीक्यू और ये वाला जैसे 5 नंबर के सवाल में तीन तीन क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, तो उसके अंदर जो वेटेज होता है वो इक्वल होता है, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की चीजें भी फिक्स है राजल, इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसमें हर एक का इंडिविजुअल फिक्स है। कम से कम 3 से 4 नंबर की थ्योरी आएगी, फिर कन्वर्जन्स होते हैं और टेस्ट होते हैं, टेस्ट केमिकल टेस्ट आते हैं, ल्यूकास वगैरह, यूजुअली ये होता है, और बाकी नेम रिएक्शंस होती हैं। हाँ, वो कन्वर्जन या एबीसी वो दोनों सेम कैटेगरी में ही आ जाते हैं, डिफरेंशिएट ऐसे नहीं करता। और एक आईयूपीएससी भी आजकल पूछने लग गया है, 1-2 नंबर में। खैर अपन तो डी ब्लॉक पे पढ़ते हैं। चलिए, तो डी ब्लॉक राजल जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है N-1 D10 NS0 से 2। आप जो N-1 D10 NS1 से 2 लिखते हो गलत नहीं है ये, बट मोर एक्यूरेट विल बी दिस, ये नहीं होती। क्यों नहीं होती उसका प्रूफ दे देते हैं। जब आप डी ब्लॉक बनाते हो तो वो कुछ इस तरीके का, स्कैंडियम से जिंक तक एलिमेंट्स याद है? ठीक, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। आप देख लेना आपको ये पूरी टेबल बनानी है कि नहीं, मैं तो मुश्किल से बना पाऊंगा क्योंकि स्पेस कम है, कोशिश करते हैं। कोशिश करूंगा कि सारे एमसीक्यूज कवर करता चलूं, इसके बाहर मेरे ख्याल में आना नहीं चाहिए। ये सब याद है, मतलब बना सकते हो डी ब्लॉक अगर बनाने को आया तो। तो याद कर रखेंगे, ट्रिक से जानते हो। ठीक है। अच्छा, तो ये होता है स्कूटर यामाहा लाओ एसी, इसके नीचे एसी भी होता है, फिलहाल अपने काम का वो नहीं है। ये होता है टीपो जरा हाफ, वो नवाब था, कार मोटो वाली, मन तकरे, ये होता है फेरस, ये होता है कौन रहा ईरान, ये होता है नहीं पढ़ पाता, ये होता है क्यों आगे आऊं, और ये होता है जिनी कनाडा होगा। ठीक है, आप चाहो तो इस तरीके से याद रख सकते हो। अब
बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस की। तो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जब आते हैं राजल, तो क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन आप जानते हो, कोऑर्डिनेशन में जवाब दे चुके थे, उसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। AR4S1 3D5, AR3D10। अब ध्यान से देखिएगा, ये जिस पे भी मैं कर रहा हूँ रेड मार्क, ये सारे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ठीक है, ये सारे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इसका एक्सेप्शन आप जानते हो, इसका एक्सेप्शन आप जानते हो, इसके नीचे वाले का भी वही सेम एक्सेप्शन है। बाकियों का मैं लिख देता हूँ भाई, ये तो समझते हो ना। जैसे जिंक का अगर मैं लिखता हूँ AR4S2 3D10, तो कैडमियम का अपन क्या लिखेंगे? KR5S2 4D10। ठीक है, अब राजल, जो क्रोमियम और क्या बोलते हैं इसको, कॉपर के अंदर होता है, जो क्रोमियम और कॉपर के अंदर होता है, वही बाकी एलिमेंट्स के अंदर भी होता है, लगभग सब में। ठीक है ना, वही बाकी एलिमेंट्स के अंदर भी होता है। मतलब जैसे AR4S2 3D4 होनी चाहिए थी किसकी कॉन्फ़िगरेशन? क्रोमियम की। लेकिन होता क्या है, ये इसका एक एलिमेंट या इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के 3D में भग जाता है। क्लियर है? यानी कि अंदर वाले में निकल लेता है। इस वजह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4S1 3D5 हो जाता है। सही बात है कि नहीं? बाकी लगभग सबके अंदर भी यही होता है। जैसे अगर मैं रोडियम के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, ये शो करता है AR4D8 5S1। ठीक है, लिथियम की बात करूं, तो ये जो शो करता है वो करता है KR4D7। सॉरी, क्या? ये RH, कोबाल्ट के भाई, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? AR4S2 3D7। तो इसके नीचे वाले का क्या होगा? 5S2 4D7। लेकिन ये जो जितने भी रेड वाले हैं उनमें क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला, जो क्रोमियम में होता है वही उनमें होता है। इनका बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन अंदर वाले में निकल लेता है, तो वो क्या बन जाता है? 5S1 4D8 या 4D8 5S1, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, वो कहने का मतलब था। और अब आ जाते हैं आप वाले पे कि आप कह रहे से 1 से 2, मैं कह रहा था 0 से 2। वो क्यों आता है? क्योंकि वो जिसकी वजह से अपन ने लिखा, उसका रीजन है ये। ग्रीन से बताते हैं इसको। ये पैलेडियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो होता है KR4D10 0। ठीक है, कॉन्फ़िग इसलिए एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसके S के अंदर 0 होता है, इसी वजह से मैंने यहाँ 0 से 2 लिखा है। बाकी सबके अंदर आपको S के अंदर या तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, रीजन अगर कोई पूछ ले तो Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, रीजन तो ये है इसका। बाकी अपने को उतनी डिटेल में नहीं जाना। Z इफेक्टिव समझते हो? सही।
लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, और टॉप टू बॉटम कहाँ देखा था, ये वेदांतु पे? जेड इफेक्टिव चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ चाहे टॉप टू बॉटम, दोनों टाइम बढ़ता है। जब अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं जेड इफेक्टिव तब भी बढ़ता है। ये बहुत गलत फहमी पैदा हुई हुई है कि जब आप टॉप, दो चीज होती हैं, या तो यूजुअली लोग बोलते हैं घटता है या यूजुअली लोग बोलते हैं रिमेन्स कांस्टेंट। घटिया बात है, चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ चाहे टॉप टू बॉटम, दोनों जगह बढ़ता है। अगर किसी कंपटीशन, नहीं नहीं नहीं, जेड इफेक्टिव दोनों साइड बढ़ता है राजा, प्रूव कर दूंगा मैं इस बात को भी, ये नोट डाउन कर लीजिए। आप आई थिंक वो कह रहे होगे साइज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, इस वजह से आप जेड इफेक्टिव घटा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता। डन, चलिए जेड इफेक्टिव वाला करूंगा कभी डिस्कस में, फिलहाल मैं थोड़ा मेन बात पे आ जाता हूँ। कॉन्फ़िगरेशंस आपको एक तो ध्यान रखनी है, पैलेडियम का ध्यान रखना है कि उसके अंदर क्या आता है, 5s 4010 5s0, ठीक है। अब व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या हो, अनपेयर्ड स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट। दूसरा, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। दोनों में से कौन सा सही, या दोनों सही? ठीक है, all transition element are d block element but all d block element are not transition। एग्जाम्पल दे पाओगे? क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है? ऑक्सीडेशन स्टेट में फुल्ली फिल्ड नहीं होता। हम्म, उल्टा बोल गए राजू। जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर 4s1 3d10 होता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जब आप Cu+1 करोगे तो ये निकल जाएगा, फिर 3d10 बचेगा। तो ये अब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन इस केस में ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे इसके पास। तो कॉपर अपनी नॉर्मल मेटेलिक फॉर्म में ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह act करता है, आयनिक फॉर्म में नहीं करता। ये बात ठीक है, इसमें से कुछ नोट डाउन करना है। कोशिश करिएगा इस बात का जवाब देने की। एक्सप्लेन निकेल एंड प्लेटिनम आर पैरा whereas
पैलेडियम इज diamagnetic in nature. हम्म, वापस 4s2 3d8 है निकल का। निकल +3 शो नहीं करता राजन। देखो अब इनऑर्गेनिक का क्या है, इनऑर्गेनिक में अपन गैस लगा सकते हैं और वो गैस कभी कभी ठीक बैठ जाता है, कभी कभी नहीं बैठता। जैसा आपने भी एक गैस लगाया, तो ये सवाल मैंने आपको इसलिए दिया था क्योंकि इसका सोल्यूशन आप लिख चुके हैं। जब आप टेबल देखोगे तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख रखी है आपने, Ar4s2 3d8, ठीक है। पैलेडियम की क्या लिख रखी है, 4d10 5s0, 4d10 है डायमैग्नेटिक। ये कौन बोला, ये कौन बोला, भरो जरा 8। SFL मन से थोड़ी ना लगा देंगे, ठीक है। तो अगर कौन सॉरी सोल्यूशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, सिंस पैलेडियम हैज कॉन्फ़िगरेशन KR4d10 5s0, that is no unpaired electron। फिर बकवास, 1 मिनट रुकिएगा राजू। चलिए लिख लीजिए। कल क्लास लोगे आप कि जा रहे हो बाहर? हाँ, टाइम कितने बजे? ठीक है, एक काम करना, मुझे सैटरडे रात में और एक बार संडे को रिमाइंडर दे देना, है ना, फिर मैं कर दूंगा एडजस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज की। दिक्कत ये है, ये पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। मैं पेन पहले चलाता हूँ, लिखता ये बाद में। जनरल प्रॉपर्टीज में राजल आपको 10 जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सारे रीजनिंग के सवाल इन्हीं 10 में से आते हैं। 10 में से भी 3-4 तो फालतू में, इसका कोई मतलब नहीं है। बाकियों के बारे में अपने को बात करनी है। पहला आता है इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। थर्ड आता है एलॉय फॉर्मेशन। फोर्थ इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन।
Fifth, non-stoichiometric compound formation. सॉलिड स्टेट में भी पढ़ेंगे ये तो खैर। सिक्स्थ, सॉलिड स्टेट है ना आपके इस बार? हाँ। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेरे को वो भेज दीजिएगा, है ना, एक बार सीबीएसई वाला जब भी फ्री होगा। ये इतना लिख लीजिए, जब हो जाए जब बता देना। सेवन, मैग्नेटिक नेचर। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। टेंथ, सॉरी, इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, और हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन। और टेंथ होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला सवाल पढ़ दीजिए एक बार मेरे को। बी ब्लॉक में आप कह रहे हो ना, आप एक आयनाइजेशन एंथैल्पी वाले सवाल में अटके थे। आपको याद है वो पैराग्राफ कहाँ पे है? मतलब एक बार प्लीज पढ़ के बता दो। ये लिख लिया, फिर मैं बता देता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी। तो राजल, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ट्रेंड अपन कल डिस्कस करेंगे इसके, है ना। आज मैं सिर्फ ब्रीफिंग दे देता हूँ आपको, एक सीधी सीधी क्लियर कट भाषा में। एनर्जी रिक्वायर्ड बस टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन outermost shell। ठीक है, क्या होता है समझिए। साइज कंपैरेटिवली जितनी ज्यादा छोटी होगी, लेफ्ट टू राइट जब अपन जाते हैं तो साइज क्या होती है? डिक्रीज। तो साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी, इस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस उतनी कम होगी। ठीक है, डिस्टेंस जितनी कम होगी, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे
उतना ज्यादा होगा। अब अपने को क्या बोलने का है, अपन क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी लगानी पड़े, आउटर मोस्ट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी लगानी पड़े उसे अपन आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। डिस्टेंस जितनी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, वाइस वर्सा केस, जब अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है। ठीक है, ठीक। अब सुनिए, यहाँ जेड इफेक्टिव अपने को थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो जेड इफेक्टिव के बेसिस पे जब अपन बात करेंगे तो जेड इफेक्टिव एस का सबसे ज्यादा होता है, देन पी का, देन डी का, एंड देन एफ का। कैसे, समझिए। ये मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर अपने, ये उनकी सिक्योरिटी लेयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब फर्स्ट वाली लेयर के अंदर सपोज 4 गार्ड, मैं ऊपर वाला प्रूव करना चाह रहा हूँ, मैं किस बेसिस पे लिख रहा हूँ कि जेड इफेक्टिव एसपीडीएफ में इसका सबसे ज्यादा होता है। सही, दूसरी वाली में भी 4 गार्ड हैं, तीसरी वाली में 4 गार्ड हैं। लास्ट फोर्थ में भी 4 गार्ड। चलिए, अब क्या हुआ यहाँ से एक आया जी टेररिस्ट, ठीक है, गन गुन ले लुआ के एक टेररिस्ट आया बकायदा बताओ, मोदी जी की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा कौन करेगा, फर्स्ट लेयर वाले, सेकंड वाले, थर्ड वाले की फोर्थ वाले? सबसे घटिया सिक्योरिटी किसकी है, फोर्थ वालों। नहीं, मरने की बात नहीं कर रहा मैं पूछ रहा हूं पेनिट्रेट करना किसे आसान है, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, कि चौथे को? पेनिट्रेट करना फर्स्ट को आसान है, ये बात समझते हो आप? एग्जैक्टली, चौथा आराम से वो पेनिट्रेट कर जाएगा, सही बात है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ राजल, देखो, शील्डिंग समझते हो आपने, शील्डिंग कहीं सुना होगा वर्ड, ऊपर शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग क्या होता है, शील्डिंग मतलब होता है बचाना, शील्ड किससे बचाना भैया, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बेसिकली बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास जाने से बचाते हैं, मानते हो कि नहीं? क्या बोला मैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो काला वाला दिख रहा है थर्ड लेयर वाला, ये इस येलो वाले को बचाता है न्यूक्लियस के पास जाने से।
इसे ही अपन बोलते हैं शील्डिंग। ठीक है, अब होता क्या है, मैं अगर आपसे पूछूं सबसे अच्छी शील्डिंग कौन करेगा, तो भैया आप ही ने बोला कि सबसे अच्छी सर्जिस एस करेगा, देन पी, देन डी एंड देन एफ। एफ अपन जानते हैं सबसे घटिया शील्डिंग करता है। एफ की घटिया शील्डिंग होने का क्या सेंस है कि एफ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का फोर्स जो है, अगर अंदर एफ आ रहा है तो एफ उस न्यूक्लियस के फोर्स को रोक नहीं पाएगा, यानी कि उसकी शील्डिंग होगी बेकार। यानी कि अगर ये एफ है और ये उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है तो एफ तो उसको रोक नहीं पाएगा, तो ये न्यूक्लियस उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेता है। अब क्योंकि न्यूक्लियस ने इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लिया, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो कि पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहलाए जाते थे, वो अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन कर पाएगा भाई साहब, यही वाला। ठीक है, इसे ही अपन बोलते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यही होता है जेड इफेक्टिव के केस में भी। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो, जैसे जैसे अपन जो बोलते हैं ना साइज बढ़ता है जेड इफेक्टिव घटता है, एक हद तक ठीक है, लेकिन अब लॉजिकली सोचो, जैसे जैसे नीचे जाते जाते हो, एस से जाते हो, पी से जाते हो, डी से जाते हो, एफ। सही बात है कि नहीं? तो जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो, शील्डिंग क्या होती जा रही है, बेकार। ठीक है, किससे नीचे जाएंगे तो भाई शुरू, मैं टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूँ, बात सुनना। टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन के पास कौन सा शेल है, एस। फर्स्ट पीरियड वालों के पास एस, सेकंड पीरियड वालों के पास एस और पी, थर्ड के पास एस पी डी, फोर्थ के पास एस पी डी एफ। यही चल रहा है। तो जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हो, शील्डिंग क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, मतलब पुअर, बेकार होती जा रही है। शील्डिंग अगर बेकार होती जाती है तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए अपन बोलते हैं कि जब जेड इफेक्टिव की अपन बात करते हैं तो जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है और जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है। ठीक है, वैसा कहीं नहीं बोला राजन, जिसने भी बोला है वो बहुत गलत बोला है। आपने जो अभी पैरा पढ़ा ना, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। ट्रांसफेरेंस देखो क्या होता है, ट्रांसफेरेंस यही होता है, ये जो करवाया ना अभी अपन ने 4s1 3d5, इसका उठा के एक यहाँ पटक दिया था, 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चाहिए, ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाया जाता है। ये ज्यादा डिटेल में मैं आपको पढ़ाता जरूर, लेकिन अगर अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते, बोर्ड के लिए ट्रांसफेरेंस उतना जरूरी नहीं है। आपने जो पैरा पढ़ा उसी पैरा के अंदर लिखा हुआ है उसने कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, अगर वापस पढ़ोगे तो उसे थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, ऐसा किसी बुक में मेंशन नहीं है, जिसने भी पढ़ाया था बिल्कुल गलत पढ़ाया है। इवन आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना वेदांतु वेदांतु से, वो भी मेरे ख्याल में यही बताएंगे। हाँ, ये जरूर बिल्कुल बात सही, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, आज से 2 3 या 4 साल पहले तक ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। डिक्रीज कहीं नहीं लिखवाते थे राजल, कांस्टेंट लिखवाते थे। ठीक है, अब चाहे लेफ्ट टू राइट हो चाहे टॉप टू बॉटम, जेड इफेक्टिव बढ़ता ही है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी आयनाइजेशन एनर्जी का थोड़ा बहुत, ट्रांसफेरेंस का आइडिया और आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो आपने पैरा बोला वो समझाने की कोशिश में नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ठीक है, बाकी पहले अपन वो प्रॉपर्टी देखेंगे केमिकल। हाँ बोलिए।